नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में। यही मेरा वीडियो वाटर पोल्यूशन पार्ट 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। टुडे विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड दिस इज माय वीडियो कॉल्ड वाटर पोल्यूशन पार्ट 2 एंड देयर विल बी मोर वीडियोस इन दिस सीरीज। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन and before that, if you are new to this channel, please do subscribe to my channel for regular videos, free lectures of environmental sciences, job updates, and preparation of UGC NET. So let's begin. Okay. Types of water pollution. So what are the various types of water pollution? First is groundwater pollution. तो ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे जो पानी होता है, एक्विफर्स में स्टोर्ड होता है, वहां पोल्यूशन हो जाता है। कैसे होता है? कभी कभी मिनरल डिसोल्यूशन से भी पोल्यूशन होता है। जैसे कि जमीन का जो पानी है उसमें जो उसके इर्द गिर्द जो रॉक्स हैं, शायद उनमें आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वो रॉक्स में से आर्सेनिक घुल के उस पानी में आ गया, तो इस तरह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया। तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का एक रूप है और उसमें आर्सेनिक पोल्यूशन प्रमुख है, इसलिए मैंने आर्सेनिक का एग्जाम्पल दिया है। और दूसरे मिनरल्स का डिसोल्यूशन भी ग्राउंड वाटर में हो सकता है। इसके अलावा जो हम खेती में जो केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये भी जो पानी, खेती का जो पानी है वो रिस्क के नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करता है और फिर वाटर को ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। तो जो ग्राउंड वाटर है वो अक्सर एग्रीकल्चरल केमिकल से पोल्यूटेड होता है और यही एग्रीकल्चरल केमिकल से पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर जब हम ट्यूबवेल के द्वारा नीचे से सक करते हैं ऊपर और फिर उसको मिनरल वाटर में पैकेज कर देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिनरल वाटर में पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उसके आसपास खेती की जमीन होती है जहां पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है और फिर वही पानी आपने जमीन से ऊपर खींचा है और उसको मिनरल वाटर में बॉटल किया और पता चला कि उसमें पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो या फिर किसी कोको कोला में हो जाता हो के ऊपर बवाल हो जाता है कभी कभी कि उसमें पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन हो। वो पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि एग्रीकल्चर की जमीन आसपास होती है, वहां से पोल्यूटेंट्स ग्राउंड वाटर में ज्वाइन करते हैं, ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं और फिर जब वो ग्राउंड वाटर बाहर सक करते हैं तो फिर आपके पानी में वो पोल्यूटेंट होता है। और अब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो रही है धीरे धीरे, पर आज से 10 या 15 साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अगर ग्राउंड वाटर में या किसी भी पानी में पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज हैं तो उनको कैसे हटाया जाए। ये टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है। सरफेस वाटर पोल्यूशन, नदियों, तालाबों, झीलों में जो कि हर तरफ से जो पोल्यूशन जाता है, कभी इंडस्ट्री से जाता है, कभी एग्रीकल्चरल रन ऑफ जाता है, कभी म्युनिसिपल सुएज जाता है, कभी थर्मल पावर प्लांट से कूलेंट वाटर जाता है। तो जहां भी सरफेस वाटर में पोल्यूशन होगा, जिस भी रूप में होगा, उसको सरफेस वाटर पोल्यूशन कहेंगे। केमिकल पोल्यूशन, ये दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूशन और इनऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें चले गए या ऑयल वगैरह, उसमें कोई किसी भी तरह का ऑर्गेनिक केमिकल, हाइड्रोकार्बन्स आपके पानी में चले गए, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूशन। इनऑर्गेनिक पोल्यूशन मोस्टली मेटल्स या सरफैक्टेंट, मेटल्स या सॉल्वेंट्स हो सकते हैं जो इनऑर्गेनिक हैं, जैसे जैसे जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, तो उस तरह के पोल्यूटेंट्स, उनको हम इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं। माइक्रोबियल पोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरह के माइक्रोब्स पानी में मिल जाते हैं और ये अक्सर फीकल डिस्चार्ज जो पानी में होता है, चाहे वो इंसानों का हो, जानवरों का हो, उससे अक्सर हो जाता है क्योंकि फीकल जो मैटर होता है उसमें ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं और वो पानी में मिलके और माइक्रोब्स तेजी से वहां ग्रो करते हैं। तो वैसे पानी, वो भी पानी का एक तरह का पोल्यूशन है, माइक्रोबियल पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, इसको यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक तरह का पोल्यूशन होता है कि जो फर्टिलाइजर्स जो यूज होता है अगेन खेतों में, जिसमें कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स प्रमुख हैं, वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स एग्रीकल्चरल रन ऑफ के साथ, बारिश के पानी के साथ घुल के और वो सरफेस वाटर में या ग्राउंड वाटर में चला जाता है, या तो ग्राउंड वाटर में नीचे जाता है या सरफेस वाटर में घुल के नदियों, तालाबों और झीलों में पहुंच जाता है। और वहां जब, और स्पेशली जब नदियों, तालाबों और झीलों में जब सरफेस वाटर में जाता है या सी वाटर में भी जाता है, वो भी सरफेस वाटर पोल्यूशन है, तो वहां जाता है जब, तो वहां पर वो, क्योंकि नाइट्रेट और फॉस्फेट तो अपने आप में बहुत रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वहां पर वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई की वजह से एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है तो एल्गी बिल्कुल पानी के ऊपर एक लेयर बना देती है हरी हरी, और फिर जो ऑक्सीजन का सप्लाई है एटमोस्फेयर के थ्रू पानी में, वो कट हो जाता है इस एल्गी की लेयर की वजह से, और नीचे का जो पानी है वो अनऑक्सिक हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
और ये जो एल्गी है ये भी धीरे धीरे उस पानी में मरता है और फिर मर के डिकम्पोज होता है, और इसको डिकम्पोज करने में भी जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो इस वजह से फर्दर अनऑक्सिक कंडीशन हो जाता है। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके ऊपर एक खास लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 15 और 16 बनाए हैं, जो इसी प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुकी हूँ, और उसको आप देखिएगा अगर आप यूट्रोफिकेशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन डिप्लीशन पोल्यूशन, जो कि मैंने अभी अभी बताया, यूट्रोफिकेशन का ही एक एडवांस स्टेज होता है, जिसमें अनऑक्सिक कंडीशन, अन मतलब नहीं और ऑक्सिक मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो कंडीशंस होते हैं, और उसमें टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं उसमें। क्योंकि क्या होता है, अगेन जो एल्गी होती है वो जब मरने लगती है तो माइक्रोब्स उस मरे हुए एल्गी पर एक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और उस प्रोसेस में जो सारा ऑक्सीजन होता है उस लेक का वो सारा यूज हो जाता है, और लेक बिल्कुल डेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। और कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं ऐसे में, अनऑक्सिक कंडीशन। टॉक्सिन्स जैसे अमोनिया या सल्फाइड्स प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक कंडीशंस में वाया एनारोबिक माइक्रोब्स, तो उसकी वजह से वो पानी और जहरीला हो जाता है। तो यही होता है ऑक्सीजन डिप्लीशन पोल्यूशन। सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सस्पेंडेड मैटर कुछ भी फ्लोटिंग डिब्रीज है, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है। इवन पेपर जब तक पानी में पूरा डिग्रेड नहीं हुआ तब तक वो पोल्यूशन ही है। तो प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है, कुछ भी फ्लोटिंग मैटर है, वो अगर पानी के लेवल सतह पर सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा होता है ऑयल स्पिल, जिसको कि ऑयल पोल्यूशन भी कहते हैं। इतना खतरनाक है कि 1 लीटर ऑयल लगभग 1 मिलियन लीटर ऑफ जो पानी है उसको उसको प्रॉब्लम उसको पोल्यूट कर सकता है। और ऑयल पोल्यूशन अक्सर समुद्र समुद्र में होता है, क्योंकि कई बार जो सोर्सेस हैं वो क्या होता है, जब पानी में जहाज चल रहा होता है, जहाज से कहीं कुछ ऑयल लीक हो गया तो ऑयल पोल्यूशन हो गया, या कभी कभी पानी का जहाज का पूरा टैंकर ही उलट जाता है, ऐसा भी होता है, तो उसमें जो तेल है वो पूरा पानी में फैल गया तो वो ऑयल पोल्यूशन हो गया। इसके अलावा तीसरा कारण होता है कि कभी कभी जो ऑयल ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग होती है, समुद्र में जो ऑयल की खुदाई होती है, ऑयल जो समुद्र के तली से निकाला जाता है, और उस पाइपलाइन में कभी कभी लीकेज हो जाता है या ब्लास्ट भी हो जाता है, और ऐसे केसेस में जो है पूरा ऑयल फैल जाता है और बहुत बुरी तरह से ऑयल पोल्यूशन होता है, और वो जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा थर्मल पोल्यूशन, हीट भी एक तरह का पोल्यूटेंट है। जब गर्म पानी किसी ऑलरेडी एक्वाटिक फ्लरिशिंग एक्वाटिक इकोसिस्टम में डाला जाता है, जैसे कोई नदी, तालाब, झील या इवन समंदर है, वहां पे अपना एक ओरिजिनल इकोसिस्टम है, उसमें जब गर्म पानी डाला जाता है तो वो गर्म पानी जो भी उसमें मछलियां हैं या और दूसरे जानवर, उनके जो लार्वा है उनको सबसे पहले मार देती है और वो डिग्रेड होने लगते हैं। इसके अलावा जो मछलियां हैं वो भी उस गर्म पानी की वजह से सांस नहीं ले पाती, क्योंकि गर्म पानी का मतलब होता है लेस डीओ। जब पानी गर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन ठीक से डिजोल्व नहीं हो पाता, तो अगर गर्म पानी किसी इकोसिस्टम में डाला गया तो उस इकोसिस्टम का पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस बढ़े हुए टेम्परेचर में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बड़ी मछलियां सांस नहीं ले पाती। और छोटी मछलियां तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके अंडे बच्चे सब मर रहे होते हैं उस थर्मल शॉक की वजह से जो उस गर्म पानी ने उस इकोसिस्टम को दिया है। तो ये होता है थर्मल पोल्यूशन। कि अक्सर थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कूलेंट वाटर जो निकल के नदियों, तालाबों या समुद्र में जो डाला जाता है उसकी वजह से होता है। तो ये एक रूल है, ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है कि जो पानी इनकमिंग वाटर जो कि कूलेंट वाटर डाला जा रहा है किसी वाटर सोर्स में, और जो वाटर सोर्स का टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच में अगर 5 डिग्री से ज्यादा का फर्क होता है तो थर्मल पोल्यूशन होता है। मतलब अगर किसी नॉर्मली किसी झील, नदी, तालाब या समुद्र का पानी, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, और अगर जो कूलेंट वाटर उस पानी में डाला गया है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर है, तो उस 20 डिग्री वाले इकोसिस्टम को, 20 डिग्री जो पानी है उसका इकोसिस्टम को, उसको एक थर्मल शॉक लगने की संभावना होती है। ठीक है, ऑयल पोल्यूशन बहुत खतरनाक है, तो उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये ऑयल स्पिल हुआ था, ये मोन्टारा ऑयल स्पिल है टिमोर सी में, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में ये हुआ था, और ये बिल्कुल तेल ऐसे फैल रहा है। ये स्पेस से फोटो ली गई थी, इसलिए ये बादलों का फोटो भी थोड़ा आ गया है, और ये ऑयल स्पिल है। तो ये एक फोटो है कि, और ये फिर बलाश मलाकास्टर अल्बानिया ऑयल स्पिल है, जो कि यूरोप में हुआ था, तेल पूरा फैल गया था इस तरह से। तो ये बहुत एकर्स में होता है। ऑयल स्पिल से क्या होता है, ये एक समुद्री बतख होती है, जो कि जब ऑयल स्पिल हुआ तो बतख को पता नहीं कि ऑयल स्पिल हुआ, तो बतख को समुद्र में गोते लगाने गई और उसका पूरा शरीर तेल से भर गया। और उससे क्या होता है कि जब तेल से शरीर भर जाता है तो तेल पूरे पंखों पे लग जाता है। अब बतख उड़ नहीं पाती, ना वो उड़ पाती है ना वो खाना ढूंढ पाती है, तो वो भूखों मरती है। इसके अलावा जब तेल पूरे शरीर में लग गया तो जो चिड़िया का जो फेदर्स
जो थर्मल जो ब्लैंकेट है, जो उनके रोए होते हैं, जो उनके पंख होते हैं, वो चिड़ियों के थर्मल ब्लैंकेट्स होते हैं, वो उनको गर्मी से प्रोटेक्ट, जाड़े के मौसम से प्रोटेक्ट करते हैं। पर जब उसमें तेल लग जाता है तो चिड़िया हाइपोथर्मिया से, ठंड से ही मर जाती है। तो ऐसे और भी कारण होते हैं। ऑयल पोल्यूशन को मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डील करूंगी। तो अभी इसी बात को मैं जरा अंग्रेजी में बता दूं। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, as the name indicates, when the groundwater, the water below the ground gets contaminated, gets polluted, it's called groundwater pollution. It could be because of various causes. One of the causes is mineral dissolution. Like if there's an aquifer and the rocks in that aquifer are high in arsenic, that arsenic might dissolve in the groundwater, and that might cause arsenic pollution, because arsenic pollution is a classic case of groundwater pollution, natural groundwater pollution. That's why I'm discussing it. There could be other types of mineral dissolution as well. Besides agricultural chemicals, whenever you apply agricultural chemicals, pesticides or fertilizers on the agricultural fields, that chemical is dissolves with the water and rainwater and or the irrigation water and percolates through the ground and joins the water table, and that also causes groundwater pollution. Surface water pollution, when the water pollution happens in lakes, sea, or any surface water source like ponds or river, it's called surface water pollution. Chemical water pollution, it could be of two types, organic and inorganic. Organic chemical pollution happens due to organic chemicals, and inorganic chemical pollution happens due to inorganic chemicals such as metals, etc. Microbial pollution, as the name indicates, microbial pollution happens due to microbial infestations by bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. Microbial pollution mostly happens because of fecal contamination, and E. coli is a very good indicator of microbial contamination, because E. coli is present in feces, and when there is E. coli present in the water, be sure that it is contaminated with microbes. Nutrient pollution, also called eutrophication, when nitrates and phosphates from agricultural fields join water sources with agricultural runoff, and they cause a boost of nutrient in that water source, like a river, lake, or even the sea, and that boost of nutrients causes an increase in algal growth. That's called nutrient pollution. It's also called eutrophication, and I've made 2 special lectures dedicated to eutrophication, which is lecture 15 and 16. The link for those lectures is in the description box. Oxygen depletion pollution, it is an advanced stage of eutrophication, in which when the algal growth is at its maximum and the algae starts dying, then the microbe starts acting on this dying algae and they decompose that algae. But in that process, microbes consume all the oxygen present in that water body, and this leads to depletion in oxygen condition. Also, when there is anaerobic conditions, anoxic conditions, all the other bigger fish and animals and aerobic microbes die out, and only anaerobic organisms exist and thrive in that water body. And these anaerobic organisms sometimes produce toxins like ammonia and sulfides. Suspended matter pollution. As the name indicates, this type of pollution happens because of suspended matter present on the water, like floating debris, paper, plastic, rubber. Even paper, as long as it is not decomposed completely, will be considered a pollutant. So plastic, rubber, and other floating pieces of glass, etc., when they're on the surface of the water, that's called suspended matter pollution. Oil spill, a very dangerous form of pollution. 1 liter of oil can pollute as much as 1 million liters of water, and this mostly happens in the seawater. Why it happens in the seawater? Because ships sail in the seawater. Sometimes there's some leakage of oil from the ships. Sometimes an entire oil tanker might get upturned in the ship. That has happened before in the past. Sometimes oil pollution happens because when you dig an oil well below the surface of the sea, and the pipe might encounter a leak, or sometimes a blast happens, then all the oil spills in the surrounding sea, and that has happened on multiple occasions in the past. So that also causes oil spills, accidents during offshore oil drilling. Okay, thermal pollution, another important pollution in which heat acts as a pollutant, and this happens when coolant water from thermal power plants or nuclear power plants are discharged in the nearby water body, which could be a river, lake, or a sea, and this hot water gives a thermal shock to the already present ecosystem of that aquatic body. So that's called thermal pollution. And I want to show you some pictures of oil pollution. This is an oil spill that happened off the coast of Western Australia
from the Montara oil spill in the Timor Sea. It's off the coast of Western Australia. So this is a picture taken from the space. So these are the clouds, and this is the oil spill, how it all like spreads in the water. Then there's another picture. This is another oil spill which happened in Europe. Crude oil just spilled all over in Balazs Malakaster, Albania, Europe, and it degraded the entire ecosystem. This is an example of what an oil spill could do. So this is a sea duck, a big sea duck. So the duck didn't know there was an oil spill. It went into the water contaminated with the oil, and all her feathers and wings got coated with oil. Now this duck, because all her feathers have stuck together, the wings have stuck together, this cannot fly. It cannot fly, it cannot find food. And also because all her feathers are stuck together, this duck might die of hypothermia, because whether her feathers act as a thermal blanket for these birds, and when the feathers get stuck, the thermal blanket doesn't work properly, and birds die of hypothermia, which is cold. So oil spills can be really dangerous. I hope what we discussed today was pretty clear to you. And if you did not understand anything, or if you think I missed out a point, please do let me know in the comments below, and I'm happy to answer them. And I'm also always welcome to criticism. If a student thinks that he or she can add something better to my videos, please do let me in the comments below as well. आज के लिए इतना ही. अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहिए था, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं. और मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. सी यू.